Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are feeling good. Today is 7th August 2020 and आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कौमी आमदनी का तयन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम ये टॉपिक शुरू किया हुआ था और इसमें हमने 2 सेक्टर्स एंड 3 सेक्टर्स इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम पढ़ लिया था। कौमी आमदनी का तवाज़ुन 2 शोबी मईशत में और 3 शोबी मईशत में, सह शोबी मईशत में। हमारा आज का टॉपिक है कामिल रोज़गार, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो पिछले टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या देखा कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन किस तरह से हासिल किया जा सकता है, और हमने देखा कि 2 सूरत हाल होती हैं या 2 तरह से हम कौमी आमदनी का तवाज़ुन देख सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस आई अप्रोच, ठीक है, जिसको कहते हैं आमदनी कुल आमदनी इज़ इक्वल टू कुल खर्च का तरीका या मजमूई तलब इज़ इक्वल टू मजमूई रसद का तरीका, और दूसरा था सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बचत बराबर है सरमायाकारी का तरीका। जब हम कौमी आमदनी के तवाज़ुन की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे तो हमने कहा था कि द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल कंडीशन इन एनी इकोनॉमी। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हासिल कर लिया जाता है, कौमी आमदनी का तवाज़ुन हासिल कर लिया जाता है, लेकिन कौमी आमदनी का तवाज़ुन महज एक तवाज़ुन की सूरत हाल रह जाती है, ठीक है। यानी तवाज़ुन तो महज तवाज़ुन भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम इज़ जस्ट एन इक्विलिब्रियम, कि अगर उस तवाज़ुन के नुक्ते के ऊपर कुछ और शराइत पूरी नहीं हो रही होती तो वो सूरत हाल मेशत के लिए बेहतरीन सूरत हाल नहीं होगी। अब कौमी आमदनी के तवाज़ुन के ऊपर कौन सी ऐसी सूरत हाल या कंडीशन पूरी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम कहें कि यहाँ पर कौमी आमदनी के तवाज़ुन की बेहतरीन सूरत हासिल हो रही है। तो ये सूरत हाल ऐसी होती है कि जिस सतह पर कौमी आमदनी का तवाज़ुन हासिल किया गया है वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या कामिल रोज़गार की सतह भी मौजूद होनी चाहिए। कामिल रोज़गार क्या है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और कामिल रोज़गार की सतह इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी। डिज़ायरेबल जिसकी ख्वाहिश की जा रही होती है किसी भी मईशत के अंदर। कामिल रोज़गार की सतह एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें किसी मुल्क के अंदर काम करने के काबिल अफराद को उनकी सलाहियत के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम मिल रहा होता है। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कुछ अफराद जो काम करने के काबिल हैं लेकिन उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं मिल रहा तो वो भी बेरोज़गारी में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। कामिल रोज़गार की सूरत हाल एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मुल्क के तमाम वसाइल को बरूए कार लाकर मुल्क में काम करने के काबिल तमाम अफराद को इनकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक रोज़गार मुहैया किया जाए। अगर मुल्क के तमाम अफराद माँ सिवाय उन अफराद के जो काम ना करना चाहते हों, जैसे अपाहज हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं या बच्चे वगैरह, इनको इनकी तालीम, तजर्बे और काबिलियत के मुताबिक रोज़गार मुहैया हो रहा हो तो हम कहते हैं कि मुल्क में कामिल रोज़गार की सूरत हाल मौजूद है। और अगर इसके बरक्स मुल्क में कुछ लोग बेकार हों, उनको काम नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे कि मुल्क में कामिल रोज़गार की सूरत हाल मौजूद नहीं है बल्कि बेरोज़गारी का सामना है। अब व्हाट इज़ द डिज़ायरेबल कंडीशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी? किसी भी मुल्क की हुकूमत के लिए क्या पसंदीदा नुक्ता होता है? ये वो नुक्ता होता है यहाँ पर एक तो कामिल रोज़गार, दूसरा कौमी आमदनी के मतवाज़न सतह, यानी वहाँ पर कामिल रोज़गार की सतह भी हासिल हो और वहाँ पर कौमी आमदनी का तवाज़ुन भी हासिल हो। अगर ऐसा होता है कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन कहीं कामिल रोज़गार की सतह से आगे या पीछे हासिल होने लगता है, दैट इज़ नॉट द डिज़ायरेबल कंडीशन फॉर एनी गवर्नमेंट। कोई भी मैशियत नहीं चाहती कि वो जो कौमी आमदनी का तवाज़ुन हासिल कर रही है वो महज तवाज़ुन हो, वो सिर्फ़ तवाज़ुन हो। वहाँ पर कामिल रोज़गार की सतह भी होना ज़रूरी है। अगर कभी
قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے آگے یا پیچھے متعین ہونے لگتی ہے تو معیشت کے اندر مختلف قسم کے رخنے یا گیپس کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹینس ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کہیں قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے آگے یا پیچھے حاصل ہونے لگتی ہے تو پھر معیشت کے اندر مختلف قسم کے رخنے یا گیپس پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ان کو انفلیشنری یا ڈیفلیشنری گیپس کہا جا رہا ہوتا ہے. اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معیشت میں جہاں پر قومی آمدنی کی متوازن سطح حاصل ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر کامل روزگار حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. جس سطح پر کامل روزگار ہو سکتا ہے وہاں پر قومی آمدنی کی متوازن سطح کا حصول نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک، تو اس طرح سے اکانومی کے اندر گیپس آنے لگتے ہیں. ان گیپس کو انفلیشنری اور ڈیفلیشنری گیپس کہا جا رہا ہوتا ہے. افراط زر کا شگاف یا تفریط زر کا شگاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اسپیس پیدا ہونے لگتی ہے، جو گیپ پیدا ہونے لگتی ہے. ہم عام طور پر شگاف کو ڈسٹینس کے معنوں میں یا فرق کے معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں. تفریطی رکھنا یا تفریط زر کا شگاف، ڈیفلیشنری گیپ، جب قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے نیچے واقع ہو. توازن کہیں آگے ہے اور فل امپلائمنٹ لیول کہیں پیچھے ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کامل روزگار کی سطح پر جس قدر آمدنی حاصل ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں صرفی خرچ اور سرمایہ کاری کم ہے. ٹھیک ہے، کامل روزگار کی سطح کے اوپر جتنا زیادہ ہمارا کل خرچ ہونا چاہیے کل خرچ اس سے کہیں کم ہے. یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کامل روزگار کی سطح پر ملک میں جس قدر بچتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری سرمایہ کاری میں نہیں لگائی جا رہی ہیں بلکہ کچھ بچتیں اسپیئر یا بچی ہوئی بھی موجود ہیں. تو اس طرح سے کامل روزگار کی سطح پر اور قومی آمدنی میں کل خرچ کے اندر ایک شگاف پیدا ہو جاتا ہے، ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ہم ڈیفلیشنری گیپ کہتے ہیں، اس کو ہم تفریط زر کا شگاف کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایک ایکویشن دی گئی ہے کہ کیا ہے تفریطی رکھنا، کامل روزگار کی سطح پر قومی آمدنی مائنس کل خرچ، یا کامل روزگار کی سطح پر بچت مائنس حقیقی سرمایہ کاری. ہم نے دو اپروچز ہی دیکھی تھی نا نیشنل انکم ایکویلبریم کی. ٹھیک ہے، تو اب جتنی قومی آمدنی ہے اس میں سے کل خرچ، یعنی کل خرچ کی نسبت ابھی آمدنی زیادہ ہے. جتنی آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری خرچ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے وائی از گریٹر دین سی پلس آئی. وائی از ناٹ ایکول ٹو سی پلس آئی بٹ وائی از گریٹر دین سی پلس آئی. یا دوسری اپروچ کون سی تھی؟ سیونگ از ایکول ٹو انویسٹمنٹ اپروچ. تو یہاں پر سیونگز آر گریٹر دین انویسٹمنٹ. سیونگز آر ناٹ ایکول ٹو انویسٹمنٹس بٹ سیونگز آر گریٹر دین انویسٹمنٹ. جب بچتیں ابھی زیادہ ہیں سرمایہ کاری کی نسبت تو تفریطی رکھنا پیدا ہو رہا ہے یا تفریط زر کا شگاف پیدا ہو رہا ہے. ہم اس سلسلے میں اس ڈائیگرام سے اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایکس ایکسس کے اوپر قومی آمدنی ہے اور وائی ایکسس کے اوپر کل خرچ ہے. ٹھیک ہے، وائی از ایکول ٹو سی پلس آئی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں نا. ایکس ایکسس کے اوپر وائی ہے اور وائی ایکسس کے اوپر سی پلس آئی ہے. اوکے، دس از 45 ڈگری ہیلپنگ لائن. اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا میں نے. ٹھیک ہے، او ڈی لائن ہے یہ، جس کے اوپر ہمیشہ توازن ہے. وائی از ایکول ٹو سی پلس ایس پلس ٹی ہے. اب دیکھیں یہاں پر وائی از ایکول ٹو سی پلس ایس پلس ٹی ہے تو فورتھ ایئر. اس کا مطلب ہے دس از اے 3 سیکٹرز اکانومی. ٹھیک ہے، اس میں ٹی کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ ٹی از دا ٹیکسز. ٹیکسز کب انکلوڈ ہوتے ہیں نیشنل انکم ایکویلبریم میں؟ جس وقت گورنمنٹ سیکٹر انوالو ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کی انکم کو انہینس کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں ٹیکسز. ٹھیک ہو گیا؟ سو دس از دا کنڈیشن فار دا 3 سیکٹرز اکانومی. اوکے، سو او ڈی از دا 45 ڈگری ہیلپنگ لائن اینڈ we can observe here that C plus I plus G کرو ہے ہمارا کل خرچ کا خط. اور اس کی وجہ سے E قومی آمدنی کی متوازن سطح ہے
200 के ऊपर। अब देखें जो डिज़ायरेबल कंडीशन है, द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज़ एट F, ठीक है। अब यहाँ पर कौमी आमदनी का मयार कितना होना चाहिए? 300 करोड़, जबकि इस वक्त कितना है? 200 करोड़। तो अब ये YE/F गैप पैदा हो गया, 100 करोड़ का फ़र्क आ गया है आमदनी और ख़र्च के दरमियान, ठीक है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब बढ़ाया जाए नेशनल इनकम को। 200 करोड़ है तो 300 करोड़ करेंगे तो हम F पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तफरीती रखना, यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर E'(F) है डिफ्लेशनरी गैप, और नेशनल इनकम में कितनी चेंज चाहिए हमें? 100 करोड़ की, ठीक है। As I have already told you fourth year that if we want to know to find out the effect in the changes of the national income, we will find it with respect to the value of multiplier. हम कौमी आमदनी में जितनी तब्दीली हासिल करना चाहते हैं वो ज़ारिब की कदर के बराबर कर सकते हैं जितनी ज़ारिब की हमारी कदर होती है, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि 100 करोड़ हमने सरमायाकारी बढ़ानी है, 100 करोड़ हम कौमी आमदनी में तब्दीली चाहते हैं, तो 100 करोड़ की सरमायाकारी नहीं की जाएगी बल्कि उससे कुछ कम की जाएगी। फिर जब उसमें मल्टीप्लायर या ज़ारिब की वैल्यू शामिल हो जाएगी तो फिर कौमी आमदनी में 100 करोड़ की तब्दीली हो जाएगी। फ़र्ज़ करें 60 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाती है, ठीक है, और हम कौमी आमदनी में 100 करोड़ रुपए की तब्दीली लाने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तफरीती रखना क्या होता है। तफरीती रखना वो फ़र्क होता है जब कौमी आमदनी कुल खर्च की निस्बत ज़्यादा हो जाती है या बचतें सरमायाकारी की निस्बत ज़्यादा हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा हो जाती हैं उतना फ़र्क आ जाता है हमारी कौमी आमदनी के अंदर, और उस फ़र्क को जब हम दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही होती है, जिसको कि हुकूमत की मालियाती पॉलिसी कहा जा रहा होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाता है इफ़राती रखना या इफ़रात ज़र का गैप या इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब कामिल रोज़गार की सतह हासिल कर लेती है हुकूमत, ठीक है, मैशियत अपने तमाम वसाइल को बरूकार लाकर कामिल रोज़गार की सतह को हासिल कर लेती है, लेकिन कामिल रोज़गार की सतह पर अशिया और ख़दमात की कीमतों में इजाफे की वजह से वही अशिया जो कि कम कीमतों पर हासिल होनी चाहिए उनकी मनी वैल्यू या ज़री कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, C+I इज़ ग्रेटर दैन इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर दैन इनकम, कुल खर्च आमदनी की निस्बत ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से अशिया की कीमतें ज़्यादा होने लगती हैं। इसी वजह से इन्फ्लेशन क्या होता है, इफ़रात ज़र क्या होता है। इन्फ्लेशन और इफ़रात ज़र इज़ द रैपिड इंक्रीज़ इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़। ऐसा ही होता है ना, जब अशिया की कीमतें बढ़ रही होती हैं तो इफ़रात ज़र हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि अब कुल खर्च ज़्यादा हो गया आमदनी की निस्बत, C+I इज़ ग्रेटर दैन Y। इसकी वजह से क्या हुआ कि मनी वैल्यू बढ़ जाती है चीज़ों की और प्राइसेस इंक्रीज़ होने लगती हैं। इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप पैदा हो जाता है, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सेविंग। बचतें इतनी नहीं हो रही लेकिन उससे ज़्यादा इन्वेस्ट की जा रही है, उससे ज़्यादा सरमायाकारी की जा रही है, तो उस वजह से महंगाई होने लगेगी, उस वजह से अशिया की कीमतें ज़्यादा होने लगेंगी। तो वो जो गैप पैदा हो जाएगा आमदनी और ख़र्च के दरमियान या बचत और सरमायाकारी के दरमियान, उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे या उसको हम इफ़रात ज़र का शगाफ कहेंगे। ये देखें क्या है हमारे पास इफ़राती रखना। इफ़राती रखना कुल खर्च में से कामिल रोज़गार की सतह पर जितनी कौमी आमदनी है, ठीक है। अब यहाँ पर C+I is not equal to Y but C+I is greater than Y and माली सरमायाकारी माइनस कामिल रोज़गार की सतह पर हकीकी बचत, यानी जितनी सरमायाकारी है वो ज़्यादा है बचतों की निस्बत। इसी चीज़ को हम इस वाली डायग्राम से समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर कौमी आमदनी है, वाई एक्सिस के ऊपर सरफी खर्च है। OD is the 45 degree helping line
which will always determine the equilibrium y is equal to c plus s plus t यहाँ पर होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए जी, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है दैट इज़ एट द इनकम 400, ठीक है, और ये हम इसको F पॉइंट से शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कहाँ है जी, जहाँ पर C प्लस I प्लस G कर्व, या पीछे हमने देखा था C प्लस S प्लस T कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे 45 डिग्री हेल्पिंग लाइन को, इसको पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको जब नीचे लेकर आए 500 करोड़ कौमी आमदनी, ठीक है जी। तो अब इसमें इफ़रात ज़र का शगाफ पैदा हो गया है, कौमी आमदनी के मतवाज़न सतह 100 करोड़ ज़्यादा हो गई है। तो अब ज़रूरत क्या है कि नेशनल इनकम को 100 करोड़ रुपए की कमी करनी है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए 100 करोड़ रुपए की कमी जब करनी है तो इसमें ज़ारिब की कदर को, सरमायाकारी करते वक्त ज़ारिब या मल्टीप्लायर की कदर को पेश नज़र रखेंगे। और अगर 100 करोड़ रुपया कमी करना चाहते हैं तो हम 100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी नहीं कम करेंगे, उससे थोड़ी कम करेंगे, और मल्टीप्लायर की वैल्यू की वजह से हम जो डिज़ायरेबल चेंज लाना चाहेंगे नेशनल इनकम में वो ले आएंगे, ठीक है। फोर्थ ईयर, सो दिस इज़ द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नमेंट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। हुकूमत बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है इफ़रात ज़र और तफरीत ज़र का शगाफ अगर दूर करना चाहती है। इसके लिए जो गवर्नमेंट की फ़िस्कल पॉलिसी है, फोर्थ ईयर आई हैव टोल्ड यू बिफोर, गवर्नमेंट कैन यूज़ 2 टाइप्स ऑफ द पॉलिसीज़ टू मेंटेन द इकोनॉमी, द मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हुकूमत की ज़री पॉलिसी कहते हैं, एंड द फ़िस्कल पॉलिसी जिसको हुकूमत की मालियाती पॉलिसी कहते हैं। यहाँ पर अगर सरमायाकारी के ज़रिए से कौमी आमदनी में कमी या ज़्यादती करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में हुकूमत की मालियाती पॉलिसी या फ़िस्कल पॉलिसी बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। मालियाती पॉलिसी या फ़िस्कल पॉलिसी टैक्सेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की। अगर हुकूमत चाहती है कि लोगों के कुल खर्च में इजाफ़ा करे तो वो लूज़ टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सों को हल्का कर दिया जाता है आवाम के ऊपर, सरमायाकारों के ऊपर, तो जिसकी वजह से क्या होती है कि रिलैक्स हो जाते हैं इन्वेस्टर्स भी, कंज्यूमर्स भी। कंज्यूमर्स अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। या इसके ऑपोजिट अगर गवर्नमेंट चाहती है टू रिड्यूस द नेशनल इनकम, टाइट टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सों की शरह में इजाफ़ा कर दिया जाता है सारिफीन के ऊपर भी, सरमायाकारों के ऊपर भी, तो कौमी आमदनी में इजाफ़ा रुक जाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हुकूमत अपनी फ़िस्कल पॉलिसी या मालियाती पॉलिसी के ज़रिए से इफ़राती रखने और तफरीती रखने को ख़त्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू गेट दिस लेक्चर, और इसमें अगर किसी किस्म के आपके इश्यूज़ हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।